जेएनबी एग्जाम IQ पे आपका स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कुछ सुझाव देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए प्रारंभ करें। आज का पहला प्रश्न, चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1917, 1918, 1920 या फिर 1924। का आंसर हो जाएगा 1918। याद रखेंगे 1917 नहीं है, ये 1918 है। और किस नाम से हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा अधिनियम एक के नाम से ये पारित हुआ था। पारित करवाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है डब्लू मौर्य की, ये याद रखेंगे। कब इन्होंने विधेयक को पेश किया है? तो 19 नवंबर 1917 को। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा, तब तक आप एक ना एक ऑप्शन को अपने दिमाग में रखेंगे, ताकि वो लंबे समय तक आपको याद रह सके। और जो भी एक्सप्लानेशन है, जो इम्पोर्टेंट होगी वो हम पढ़ेंगे, और जो नहीं होगी उसे आप पीडीएफ में, उसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के देसी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी विद्यानंद या फिर स्वामी चिन्मयानंद। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। याद रखेंगे, दरभंगा महाराज के विरुद्ध इन्होंने अधिक लगान वसूली के विरुद्ध ये आंदोलन किया था। इनका वास्तविक नाम पूछा जा सकता है, विभूषण प्रसाद। याद रखेंगे, स्वामी विद्यानंद जी का वास्तविक नाम विभूषण प्रसाद। अगला है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? कुशल सिंह, कुंवर सिंह, हैदर अली खान या फिर पीताम्बर शाही। इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली खान। याद रखेंगे कौन थे वो? हैदर अली खान स्वयं को राजा घोषित किए थे। अगला है, 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले बिहार प्रदेश के सुपौल जिला अंतर्गत कोसी तटबंध के बीच बसे गांव कमरेल के निवासी हैं। ऑप्शन है कामेश्वर चौपाल, श्री जीतन कामत, श्री कामेश्वर झा, श्री सुशील यादव। इसका आंसर हो जाएगा श्री कामेश्वर चौपाल। यहाँ पे आपको बहुत सारा प्रश्न और उसके आंसर यहाँ पे आपको देखे जा सकते हैं। सबसे पहले कौन सा वो डेट था जब पहली ईंट रखी गई थी राम मंदिर की? तो 9 नवंबर 1989। अब यहाँ दलित जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे? तो श्री कामेश्वर चौपाल। कहाँ से थे? बिहार से। बिहार में भी कहाँ से अगर आपसे पूछा जाए तो सुपौल जिले से। और गांव का नाम पूछा जाए तो कमरेल, ये याद रखेंगे, कमरेल। अगर आपसे पूछा जाए राम मंदिर ट्रस्ट के जो थे वो कौन थे अध्यक्ष? तो वो थे महंत नृत्य गोपाल दास। ठीक है, चलिए अगला है, अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? हाजीपुर, लखनऊ, वीरपुर या फिर नोएडा। इसका आंसर हो जाएगा वीरपुर। ये स्थित है सुपौल में। अब ये जो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है, इसका एक्चुअली काम क्या है? तो नदियों के पानी को आपको ये पता करती है कि कहाँ कितना पानी आ सकता है, यानी कि एक प्रकार से बाढ़ हो या सूखा हो, इस प्रकार की जो भी आपदा होने की संभावनाएं होती है उस पर निगरानी रखने के लिए ये अनुसंधान यानी कि रिसर्च सेंटर है, एक प्रकार से आप समझें। अगला है, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? कानून बना करके गौ हत्या 2018, 1954, 1949 या 1955। इसका आंसर हो जाएगा 1955। ये याद रखेंगे। और ये जो कानून है इसके अंतर्गत सजा का भी प्रावधान है। आपको 1,000 रुपये या फिर 6 माह का जुर्माना, ये सॉरी 6 माह, 1,000 रुपये का जुर्माना या फिर 6 माह का जेल यानी कि कारावास आपको दिया जा सकता है। अगला है, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? बिहार का 2 बार राज्यपाल। ऑप्शन है जाकिर हुसैन, मोहम्मद यूनुस सलीम, मोहम्मद शफी कुरैशी या अखलाक उर रहमान किदवई। तो 2 बार राज्यपाल कौन रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अखलाक उर रहमान किदवई। कब से कब तक रहे हैं अगर आपसे पूछा जाए तो पहली बार सितंबर 1979 से मार्च 1985 तक, और दूसरी बार अगस्त 1993 से अप्रैल 1998 तक। ठीक है, चलिए अगला है, पंचेत की जागीर को बिहार के अधीन एक भाग के रूप में दिखाया गया है। जहांगीरनामा में, पादशाहनामा में, तारीख शेरशाही में या फिर आईने अकबरी में। तो पंचेत की जागीर के बारे में जिक्र किया हुआ है किस पुस्तक में? तो आंसर है पादशाहनामा। ये शाहजहां के टाइम में, याद रखेंगे, इसके इतिहासकार है अब्दुल हमीद लाहौरी। ये नाम याद रखेंगे, अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला है, बिहार राज्य सरकार की जलकारू इनिशिएटिव अर्थात पहल किससे संबंधित है? जलकारू इनिशिएटिव भी दे सकता है या फिर जलकारू पहल भी दे सकता है।
ऑप्शन है बाढ़ राहत परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना, भूजल निकायों का मानचित्रण या फिर जल शोधन। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा भूजल निकायों का मानचित्रण। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब दूर संवेदी उपग्रह के माध्यम से, दूर संवेदी तकनीक का प्रयोग करने के साथ ही साथ जीपीएस के माध्यम से, यानी कि बिहार में कहाँ पे पानी है कहाँ पे नहीं है, इस प्रकार से एक प्रकार का वो आपको ब्लूप्रिंट तैयार करके देता है, जिसके माध्यम से सरकार ये देखती है कि कहाँ कहाँ कितना ग्राउंड वाटर है या कहाँ कितना पानी है। ठीक है, अगला है बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम है। कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला कोसी, या बागमती बूढ़ी गंडक कोसी कमला, या कमला कोसी बूढ़ी गंडक बागमती। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पूछा जा रहा है पूर्व से पश्चिम, यानी बिहार के पूर्व में क्या है? तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। तो एक प्रकार से पश्चिम बंगाल से आप अगर उत्तर प्रदेश की ओर आते हैं तो आपको कौन कौन सी नदियाँ देखने को मिलेगी क्रमशः? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, सबसे अगर लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको कोसी दिखेगी। कोसी के बाद आप, कोसी कहाँ दिखेगी? तो आपको सहरसा, मधेपुरा, सुपौल आदि वाले जिलों में। ठीक है, इसके अतिरिक्त कमला अगर आप देखते हैं तो वो दरभंगा, मधुबनी। फिर आप बागमती आते हैं तो बागमती आपको सीतामढ़ी के आसपास में मिल जाएगी, और बूढ़ी गंडक चंपारण के। ठीक है, तो ये याद रखें। अगला है बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है, बरौनी, जमुई, मोकामा या किशनगंज। रेल कोच फैक्ट्री आंसर हो जाएगा मोकामा। ठीक है, किस नाम से है? तो भारत बेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। अगला है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किस चीज का केंद्र था? सन्यासी विद्रोह का, गोदखारी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, या फिर बहावी आंदोलन का। तो 1830 का दशक, यहाँ दशक कहने का मतलब क्या है कि 1830, जब दशक बोलते हैं तो 10 वर्ष जोड़ देते हैं, तो 1830 से 40 के मध्य। ठीक है, अगर शताब्दी बोला जाए तो 100 वर्ष पीछे कर देते हैं। जैसे अगर 13वीं शताब्दी बोला जाए तो 1300 से लेकर के उसमें 100 साल को माइनस करके, यानी कि 1200 तक कर देते हैं। यानी 1200 से 1300 तक 13वीं शताब्दी। यानी कि ये जो 21वीं शताब्दी है ये क्यों है? क्योंकि 2000 से स्टार्ट और 2100 के बीच के टाइम पीरियड में आपको ये देखने को मिलेगा। तो जब भी शताब्दी बोलेंगे 100 वर्ष पीछे देख लेंगे, अगर 13वीं बोलेंगे तो 1300 से 100 वर्ष पीछे। इसी प्रकार से यहाँ 1830 के दशक में बात की जा रही है, 1830 से 40 के मध्य, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहावी आंदोलन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और सैयद अहमद जो थे, उनकी मृत्यु के बाद पटना इसका केंद्र बना था। कुछ इंपॉर्टेंट नेता भी हैं इसके, जैसे मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला, ये सारे। अगला है बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी, निर्यात उन्मुखी, व्यवसायिक या आत्मनिर्भर। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुने। केवल जीवनदायी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? केवल जीवनदायी, याद रखेंगे। अब क्यों होगा? क्योंकि बिहार में जो कृषि होती है उससे केवल जीवन का निर्वहन हो सकता है, यानी आप अपना जीवन जी पाएंगे, बस उतना ही आपको कृषि से आमदनी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जोत का आकार जो है वो काफ़ी छोटा है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण बस जीवनदायी, यानी कि अगर जीवनदायी की जगह पे आपको ये भी लिखा हो सकता है कि जीवन निर्वाह कृषि पद्धति, तो ये भी आप देख पाएंगे। ठीक है, निर्यात हम लोग नहीं कर पाते हैं, इतना भी नहीं होता है कि निर्यात हो जाए, या व्यवसाय बिजनेस करने के, या फिर आत्मनिर्भर भी नहीं है बिहार, काफ़ी सारे कृषि उत्पादों को आयात भी करना पड़ता है। अगला है बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, छोटा नागपुर के ऊपरी पठार के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी सीमा के समानांतर, या राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समानांतर। तो तराई प्रदेश जो है वो कहाँ स्थित है? भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ठीक है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। अगला, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? चूना पत्थर, पायराइट, कोयला या ग्रेफाइट। आंसर हो जाएगा पायराइट, याद रखेंगे, खास करके रोहतास। क्यों? क्योंकि रोहतास में बिहार, एक्चुअली बिहार में देश का टोटल 94%, 100% अगर पूरे देश में हो रहा है तो उसमें से 94% आपको याद रखने हैं कि केवल और केवल बिहार में भी कहाँ? तो खास करके रोहतास जिले का नाम याद रखेंगे। अगला है सोनी, धौरी, बलान और त्रिशूला किसकी प्रमुख नदियां हैं? कमला की, रामगंगा की, महानंदा की, या कर्मनाशा की। इसका आंसर हो जाएगा कमला की, याद रखेंगे। कौन है? सोनी, धौरी, बलान और त्रिशूला किसकी नदी है, किसकी सहायक नदी है? तो कमला की। कमला कहाँ बहती है? हमने चर्चा किया, आप दरभंगा, मधुबनी याद रखेंगे, उस एरिया में बहती है।
अगला है बिहार में चीनी का पहला कारखाना डचों द्वारा 1840 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था, डचों के द्वारा। ठीक है, ये डच है, यहाँ पे आपको डेनमार्क नहीं है, ये डेनिस नहीं है। डेनमार्क के निवासी को डेनिस बोला जाता था। डच ये हॉलैंड या फिर नीदरलैंड आप बोल सकते हैं, उन दोनों में आपको ये डचों के बारे में आपको याद रखना है कि बिहार में चीनी का पहला कारखाना लगाया किसने था, तो डचों ने। कब लगाया था, 1840 ईस्वी में। कहाँ लगाया गया था, तो इस ऑप्शन है बेतिया, सहरसा, मुंगेर, रोहतास। इसका आंसर हो जाएगा बेतिया में, याद रखेंगे। वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें तो बेतिया ये पश्चिमी चंपारण को बोला जाता है, और पूर्वी चंपारण का जो अगर हेडक्वार्टर देखा जाए तो वो है मोतिहारी, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए। असत्य कौन सा, रॉन्ग है। शेरशाह का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ था। शेरशाह के पिता हसन खां जौनपुर के छोटे जमींदार थे। शेरशाह ने 22 मई 1545 को पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। असत्य, रॉन्ग कौन सा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका नाम तो फरीद खां था, ये भी सही है। जन्म 1472 में हुआ था, ये भी सही है। होशियारपुर, ये भी सही है, होशियारपुर में हुआ था। इनके पिता हसन खां जौनपुर के छोटे जमींदार थे, ये भी सही है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि शेरशाह ने 22 मई 1545 को पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया, ये गलत है। क्यों, क्योंकि 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो जाती है कलिंजर अभियान के दौरान, और फिर पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से कब पुनः स्थापित करते हैं, तो 1541 ईस्वी में। याद रखेंगे कब, 1541 ईस्वी। अगला है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। अरुणा सफली, तारकेश्वरी सिन्हा, कमला रानी सिंह, राबड़ी देवी। इसका आंसर हो जाएगा तारकेश्वरी सिन्हा। याद रखेंगे, तारकेश्वरी सिन्हा जो थी, ये जब भारत में पहला आम चुनाव हुआ स्वतंत्र भारत का, यानी कि 1952 से इन्हें अगर आप देखेंगे तो 1957 में भी दूसरे बार, फिर 1962 में भी तीसरे बार, और 1967 में भी चौथे बार बिहार की लोकसभा सदस्य रही, यानी कि सांसद रही। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे, तारकेश्वरी सिन्हा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही सुमेलित नहीं है। बिहार की साक्षरता दर 61.8%, बिहार की पुरुष साक्षरता दर 71.2%, बिहार में महिला साक्षरता दर 61.5%, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 8.60% है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में महिला साक्षरता दर 61.5%। ये नहीं है। क्यों, क्योंकि बिहार की जो ओवरऑल औसत साक्षरता लिटरेसी रेट है वो कितना है, 61.8%, ये सही है। पुरुष की जो है वो कितना है, 10%, इसमें अगर आप जोड़ देते हैं तो 71.2% के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है, 71%। और महिला के लिए आपको एवरेज से 10% कम देखना है, यानी कि 51.5% होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों में 10-10 का अंतर आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 51.5%। और ओवरऑल जो बिहार भारत की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 8.6% जो है वो बिहार की जो है वो जनसंख्या। अगला है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है। बिहार में इतना गरीबी क्यों है। ऑप्शन है, भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, या इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला क्या है, राजनीतिक इच्छा का अभाव। राजनेता नहीं चाहते हैं कि एक बार में बिहार से गरीबी मिटा दिया जाए। ठीक है, तो ये जो इच्छा शक्ति है ये भी कम है बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, राजनेताओं का ऐसा मनसा होता ही नहीं। अब ये नहीं होने से क्या हुआ, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए कानून लाना पड़ेगा। जैसे भूमि सुधार जैसे कानून वो लाना है, उसको इम्प्लीमेंट भी उस तरह से करना है, वो भी असफल हो गया ना। ढंग से कानून तो आया लेकिन उस ना तो मजबूत कानून आया, ना उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया, तो भूमि सुधार भी असफल हो गया। और साथ ही साथ जो किसान बने, अब आपके पास किसान आप थे, आपके पास भूमि अगर होता तो आप किसान कहलाते, आपके पास भूमि ही नहीं है। भूमि के अभाव में आप श्रमिक बने, लेबर बने, तो भूमि के अभाव में श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या हो गई बिहार में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बिहार में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। पूछा हुआ प्रश्न था ये। अगला है, बिहार को काटकर एक पृथक मिथिला राज्य का बनना संभव है। अनुच्छेद 1 के तहत, 2 के, 3 के, या 152 के तहत। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत। याद रखेंगे, नए राज्य का निर्माण ये आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 3 के तहत।
ठीक है। इसमें एक चीज और भी याद रखेंगे, एक बार हो सकता है प्रश्न घुमा के आपसे पूछ ले, अगर राज्यपाल या फिर राज्य विधानमंडल, राज्यपाल हो या राज्य विधानमंडल हो, क्या वो नए राज्य के निर्माण में किसी प्रकार का कोई मदद कर सकती है? तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो एक प्रस्ताव भेज सकती है। सारा जो अधिकार है, सारा जो शक्ति है, नए राज्य के निर्माण का अनुच्छेद 3 के तहत ये संसद को प्राप्त है। ठीक है, संसद चाहेगी तो आराम से बना सकती है, लेकिन राज्यपाल हो या राज्य विधानमंडल हो, इनको केवल इतना अधिकार है कि वो अपना प्रस्ताव भेज सकती है केंद्र को। ठीक है, चलिए अगला है, वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह, राहुल संस्कृतायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद, अनिंद शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा राहुल संस्कृतायन। याद रखेंगे, वर्ष 1939 में 6 माह की सजा इन्हें हुई थी, 6 माह की जेल। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चितरंजन दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्षता चितरंजन दास जी के द्वारा की गई थी, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? नरहरि पारिख, स्वामी योगानंद, दादा भाई नेरोजी, फूलन प्रसाद वर्मा। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब स्थापित हुई थी? 1931 में। इसके द्वारा? तो फूलन प्रसाद वर्मा। याद रखेंगे, कौन? फूलन प्रसाद वर्मा। इसके अतिरिक्त और भी व्यक्ति हैं, गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र एवं फूलन प्रसाद वर्मा। इन लोगों ने मिलकर के बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन बनाया था 1931। याद रखेंगे। चलिए अगला है, कोसल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? कोसल और मगध। ठीक है, ऑप्शन है पुष्यमित्र, अशोक, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए अवंती, अवंती को किसने मिलाया था? तो अवंती को मिलाने वाले थे शिशुनाग। ठीक है, तो मगध साम्राज्य बनने से पूर्व, मगध जब एक छोटा सा महाजनपद था, उस समय में जो सबसे बड़ा 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो था अवंती। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट था। तो में जो लड़ाई था वो किसके किसके मध्य था? अवंती और मगध के मध्य। ठीक है, और शिशुनाग के द्वारा अवंती को मगध में मिलाया गया था। लेकिन जो शेष जो छोटे मोटे राज्य हैं, जैसे अंग है या फिर लिच्छवी, वज्जी, कोसल, काशी, ये सारे को मिलाने का श्रेय जाता है अजातशत्रु को। ठीक है, अगला है, प्रतिनूतन प्लेस्टोसीन काल की समाप्ति की तिथि क्या है? 6000 BC या फिर 2000 BC या फिर 10,000 BC या फिर 20,000 BC? कब? तो ये जो प्रतिनूतन, ये जो काल है, ये कौन सा काल है? यानी कि हिम युग। आपको पता होगा 26 लाख साल पहले हिम युग की शुरुआत हुई, और वो 26 लाख साल से लेकर के लगभग 11,000 साल तक चला था, 11,000 ईसा पूर्व तक चला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10,000 ईसा पूर्व। याद रखेंगे, कौन सा होगा? 10,000 ईसा पूर्व, कार्बन 14 के अनुसार। ठीक है, ऐसे 11,700 साल पहले ये खत्म हुआ था, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा? तो द्वितीय नगरीकरण, पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। दूसरा नगरीकरण जो है वो गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड में, आपको उस आसपास के डेट में आपको देखने को मिलता है। तो वो जो नगरीकरण का जो टाइम पीरियड है गौतम बुद्ध के बाद, उसी सब टाइम पीरियड में वो हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय में लोहे का खोज हो चुका था। ठीक है, तो लोहे का खोज हुआ था, तो लोहे के कारण औजार, अस्त्र शस्त्र, ये सब काफी मात्रा में। अब देखिए, अस्त्र शस्त्र मिलने से क्या होता है? अस्त्र शस्त्र बनाए गए लोहे से, तो एक मजबूत सेना खड़ी की गई मगध के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे लोहा अधिक मात्रा में मौजूद था। औजार बनाए गए, यानी कि एक प्रकार से अगर आप कहें तो वनों की सफाई के लिए, जंगलों की सफाई के लिए औजार की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हुई। वो लोहे की मजबूत औजारें बनाई गई, और नगरीकरण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला है, भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं नागा सिक्के, आहत, कुषाण सिक्के या जनजातीय सिक्के? इसका आंसर हो जाएगा आहत सिक्के। आहत यानी इसे ही पुराण धारण, शतमान, कसापन आदि कहा गया है, तो ये ध्यान। अगला है, बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? किसके समय में उलट दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया? लॉर्ड मिंटो, इरविन, हार्डिंग, माउंटबेटन? तो आंसर हो जाएगा हार्डिंग। याद रखेंगे, कौन है? हार्डिंग के टाइम पीरियड में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था,
और इसी में बोला गया था कि अब बंगाल विभाजन को निरस्त किया जाता है। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? गवर्नर जनरल, संविधान सभा, ब्रिटिश संसद, भारत का संसद। इसका आंसर हो जाएगा भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, आप लास्ट में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि संविधान को संविधान सभा द्वारा एतद द्वारा संविधान को एक अधिनियमित आत्मसमर्पित किया जाता है, यानी कि एक प्रकार से कानून बनाया गया, इस कानून को अपने ऊपर लागू भी किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कहाँ पे? तो संविधान सभा में, वहाँ पे फिर साइन वगैरह किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना। अगला है द्वैध शासन, डायरकी, जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ है। प्रतिफल था, प्रतिफल अर्थात रिजल्ट था। तो प्रांतों में, प्रोविंस में, स्टेट में, अगर स्टेट कहते हैं तो वो पूरा भारत के बारे में बोला जाएगा, यहाँ पे प्रोविंस ही बोला जाना उचित है। तो प्रांत में, प्रांत की कार्यपालिका का कार्यकर्ता कौन है? देखिए, व्यवस्था करने वाला यानी कि कानून बनाने वाला व्यवस्थापिका है। ठीक है, तो जैसे कानून बनाएगा कहाँ पे? लोकसभा, राज्यसभा। अगर राज्यों में देखा जाए तो राज्य में विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन ये जो ये है कार्यपालिका यानी कार्य करने वाला, जैसे मंत्री। मंत्री का क्या कार्य होता है? जो व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, मूल रूप से उसी कानून को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना। तो ये जो कार्यपालिका है, इसके कार्य का विभाजन किया गया। ठीक है, तो कार्य का विभाजन किया गया, यानी कुछ कार्य गवर्नर जनरल के अधीन रहे और कुछ कार्य बाकी अन्य मंत्रियों को दे दिएगा। ठीक है, तो ये जो कार्यों का विभाजन हुआ था, ये किसका था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या मार्ले मिंटो सुधार, सैमन आयोग। इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है? आगे आप देखेंगे 1919 का अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919। मुख्य विशेषता भी है यहाँ पे, आपको 3 मुख्य विशेषता थी। प्रांत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई, प्रांतों में, स्टेट में, प्रोविंस में, याद रखेंगे। फिर प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में बांटा गया कि कौन विषय पर कौन काम करेगा। तो आरक्षित विषय यानी रिजर्व्ड विषय गवर्नर जनरल के पास ही पहले सारा होता था, तो बाद में वो क्या किए, अपना कुछ ट्रांसफर कर दिए अन्य मंत्रियों को। तो ये जो ट्रांसफर किए वो हस्तांतरित विषय है, जो अपने पास वो रखे रिजर्व कि नहीं, ये केवल और केवल जो गवर्नर जनरल है वही बनाएंगे कानून। तो आरक्षित विषय के अंतर्गत कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन, ये सारी चीजें आती थी। इस पर केवल और केवल उन्हीं का चलता था। लेकिन हस्तांतरित विषय यानी कि जो ट्रांसफर कर दिए, ये अन्य मंत्रियों को दे दिए कि ठीक है आप लोग भी बना सकते हैं, तो उसमें आता था शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि, इन सब पे अन्य मंत्रियों का भी वो इम्प्लीमेंट वो लोग कर सकते थे। फिर है लोक सेवा आयोग का गठन, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है कोमिला की 2 स्कूली लड़कियां, नाम है 2 लड़कियों का, शांति घोष, सुनीति चौधरी। ठीक है, शांति यहाँ पे ये नाम भी याद रखना है आपको, शांति यहाँ पे भी ती है, सुनीति यहाँ पर भी ती है। तो शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे ये क्या है, ये मजिस्ट्रेट के बारे में बात की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। एक और भी नाम होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो जब आप कलेक्टर कहते हैं तो उसका मतलब कलेक्ट करना, मतलब इकट्ठा करना। जब आप राजस्व इकट्ठा करते हैं किसी जिले से, उस पूरे जिले के राजस्व इकट्ठा करने का जो मालिक होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। ठीक है, और अगर उन्हें न्यायिक कार्यों का भार सौंपा जाता है कि आप न्याय भी कर सकते हैं, तो वो मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर जिलाधीश याद रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नाम था बीजी स्टीवेंसन। बीजी स्टीवेंसन की गोली मारकर हत्या कब की गई थी? 24 दिसंबर 1911, 24 दिसंबर 1921, 24 दिसंबर 1931, 24 दिसंबर 1941। तो डेट आपको याद रखना है कब क्या। ये जो 2 लड़कियां थी शांति घोष और सुनीति चौधरी, इन्होंने असही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने हत्या की है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो टाइम पीरियड है वो है 1931। तो ये ध्यान में रखेंगे, 24 दिसंबर 1931। अगला है अभिनव भारत। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? अभिनव भारत, वीर सावरकर, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, या फिर अरविंदो घोष। तो अभिनव भारत आपको याद रखना है वीर सावरकर जी। अच्छा, पहले मित्र मेला, फ्रेंड्स यूनियन,
फ्रेंड्स यूनियन या मित्र मेला के नाम से 1899 में सावरकर जी के द्वारा ये किया गया था। कुछ दोस्तों के साथ में बनाया गया था, तो इसीलिए मित्र बोला गया, मित्र मेला। बाद में 1904 में इसे ही अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा। अगला है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पहले लिखा हुआ। ठीक है। 12 अंग 14 पूर्व, 12 उपांग 14 उपपूर्व। इसका आंसर हो जाएगा 14 पूर्व, याद रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। बाकी चीज आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। जेएनबी एग्जाम IQ टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको PDF मिलेगा, उसे जरूर आप सेव कर लेंगे ताकि आप एग्जाम के टाइम में उसे रिवीजन कर पाए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति व रिवाजों की स्वीकृति। आंसर हो जाएगा आत्मदमन, याद रखेंगे। आत्मदमन यानी कि अपने आप का दमन, यानी कि कठोरता से। ये जो कठोर वाली जो बात है, अति वाली जो बात है, ये अति वाली बात केवल जैनियों के में आपको देखने को मिलती है। संलेखना विधि से शरीर को त्याग करना, खुद को कष्ट पहुंचाना। ठीक है, तो ये सारी चीज। लेकिन जो गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की बात की गई है कि ना ज्यादा ना कम, मिडिल। ठीक है, तो मिडिल पाथ, तो ये आत्मदमन। इसके अतिरिक्त अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति, ये दोनों धर्म में देखने को मिलती है। अगला है, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? भाब्रू, कलसी, मस्की, मेहसाना। आंसर हो जाएगा भाब्रू में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, भाब्रू अब शिलालेख। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी सत्य है। उनकी माता महामाया जो कोयलीय गणराज्य की कन्या थी, तो महामाया उनकी माँ थी और वो कोयलीय गणराज्य की कन्या थी, वो भी सही है। उनके पिता सुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे, तो सुद्धोधन थे महात्मा बुद्ध के पिता, तो ये भी सही है कि जो शाक्य गण के प्रधान थे, ये भी सत्य है। फिर है, बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी प्रजापति गौतमी थी और दूसरी आम्रपाली नामक गणिका थी, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। कर्जन इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था, एकदम सत्य बात है। इतिहास और पुरातत्व का विद्वान था कर्जन। उसने प्राचीन स्मारकों की रक्षा हेतु 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया, ये भी सत्य है। ठीक है। इसके अतिरिक्त तीसरा है, कर्जन ने भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड निश्चित किया, तो ये भी सही है कि 50,000 पाउंड जो निश्चित किया गया था कर्जन के द्वारा भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए, ये भी सही। तो सभी। अगला है, लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर सरकारी खजाने को लूटा गया था? चटगांव, हावड़ा, काकोरी, अलीपुर। आंसर हो जाएगा काकोरी, याद रखेंगे। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से अब इसे जाना जाता है। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो नारा में याद रखेंगे किसने दिया है, इकबाल, भगत सिंह, MK गांधी या फिर SC बोस। इंकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह के द्वारा कहा गया है। इसके अतिरिक्त और भी नाम है सारे, जहां से अच्छा, मोहम्मद इकबाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी, करो मरो गांधी जी, जय हिंद, दिल्ली चलो सिंगापुर से। तो ये अच्छा, एक चीज आप याद रखेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली चलो आंदोलन, तो वो व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहा जाता है। और किसने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला है, मिदनापुर में 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? मिदनापुर में अभी बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन है पी मित्रा, ज्ञानेंद्र बसु, जितेंद्र नाथ बनर्जी, वरिंद्र कुमार घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र नाथ बसु, याद रखेंगे कौन है, तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल में किसने किया था, तो पी मित्रा ने, जतेंद्र नाथ बनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष के साथ मिलकर के पी मित्रा बंगाल में किए थे। ठीक है, लेकिन 1902 में अगर बात की जाए मिदनापुर में किसने किया था, तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु। अगला है, मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया?
पेरिस, लंदन, जिनेवा, स्टुटगार्ड। आंसर क्या है? स्टुटगार्ड, याद रखेंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में, कहाँ पे? इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में। 15 अगस्त हम लोग आज भी मनाते हैं, उस समय में भी अगस्त का ही माह था, लेकिन 22 अगस्त था, ये ध्यान में रखेंगे। 22 अगस्त 1907, डेट भी पूछ लिया जाता है। अगला है महारानी विक्टोरिया द्वारा एक घोषणा की गई जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कहाँ पढ़ा गया? इलाहाबाद, पटना, कलकत्ता, पुरानी दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। ठीक है। अगला है आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? अष्टांग हृदय, वान भट्ट, चरक, वाघ भट्ट, धन्वंतरी। तो अष्टांग हृदय का वाघ भट्ट, याद रखेंगे कौन है? वाघ भट्ट। अगला है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा, सुमात्रा से। तो बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ तक था? तो जावा, सुमात्रा तक, यानी इंडोनेशिया का जो वर्तमान समय में द्वीप है। अगला है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, मती सिंह, राम सिंह, श्याम सिंह। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? हरि सिंह, ये याद रखेंगे कौन है? हरि सिंह। अगला है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? अब देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, दोनों में 4 साल का अंतर है। अगर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात की जाए तो ऑप्शन के अनुसार 1920, 1928, 1924, 1930 में से क्या होगा? 1924। ठीक है। और अगर HSRA सोशलिस्ट वाला, समाजवादी वाला हो जाए तो 1928 हो जाएगा। 4 वर्ष का अंतर याद रखेंगे। अगला है 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? विदेशी घटनाओं का प्रभाव, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना, हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। तो अब ये देखिए, 2 चरण है क्रांतिकारियों का, 2 चरण है। पहला जो चरण है वो है गांधी जी के आने से पहले और बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और गांधी जी 1915 में आए थे। तो 1905 से 1915 के, और थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं डेट को, लगभग इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो पहली बार क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी दर्ज की गई थी, काफी तेजी देखी गई थी। ठीक है। और फिर गांधी जी आते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, फिर और अहिंसा वाली जो है वो सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन फिर आप देखते हैं जैसे ही असहयोग आंदोलन एक प्रकार से असफल हो जाता है, तो 1923 से लेकर के 28 तक आप नेहरू रिपोर्ट मान सकते हैं, उस टाइम पीरियड तक आप देखते हैं कि फिर दूसरी बार भी उसी प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आपको देखने को मिलती है। तो ये जो दूसरी बार है, तो ये दूसरा क्रांतिकारी चरण है। ये जो दूसरा क्रांतिकारी चरण है ये क्यों हुआ? क्योंकि गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, अचानक रोक दिया गया, तो फिर जो युवा थे जोश से भरे थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कहे या फिर जो भी उनका उद्देश्य था उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया? हिंसा का फिर से रास्ता चुना था। ठीक है। तो अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था राजस्व एकत्रित करने हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, या स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने के लिए। सैनिकों की सुगमता से, मनसबदारी में क्या होता था? मनसब, अब जैसे जो बादशाह थे, मुगल बादशाह थे, वो क्या करते थे? किसी व्यक्ति को मनसबदार बनाते थे और वो मनसबदार के अंतर्गत काफ़ी सेनाएं होती थी। ठीक है, काफ़ी घुड़सवार, पैदल सैनिक आदि आदि होते थे। तो इनके लिए एज ए जो किंग है यानी कि बादशाह हैं, उनके लिए ये आसान होता था, सैनिकों की जब भी आवश्यकता पड़ती थी अपने मनसबदार को बुलाते थे और वो मनसबदार सैनिकों के साथ पहुंच जाते थे, तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हो जाती थी। ठीक है, जब भी बादशाह की आवश्यकता होती थी। अगला है अकबरनामा के कितने खंड है? 2, 4, 3, 5। तो इम्पोर्टेंट है, अकबरनामा के टोटल 3 खंड है और तीसरा जो खंड है यही इम्पोर्टेंट है, इसे ही बोला जाता है आईने अकबरी। आईने अकबरी अबुल फजल जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे? एस गोपाल, माइकल ब्रेचर, बी आर नंदा, बी एन पांडे।
तो एस गोपाल जी ने ये लिखा था कि जब फरवरी 1927 में जवाहरलाल नेहरू गए थे ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, तो वहाँ पर इन्होंने जो उनको कहा कि ये आत्म सजग क्रांतिकारी होकर के ब्रुसेल्स से जवाहरलाल नेहरू भारत लौटे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ये लिखा गया है एस गोपाल के द्वारा। अगला है सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। अगर आपको ईयर भी कम से कम पता होगा तो आप बता सकते हैं। यहाँ मुस्लिम उद्धार दिवस, डायरेक्ट एक्शन दिवस, कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1900 आप 37 में आप देखेंगे कि चुनाव के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल आया था और 39 में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा अगर देखेंगे तो 39 में, 40 के बाद देखेंगे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह देखने को मिलेगा, लेकिन इन दोनों के मध्य आपको मुस्लिम उद्धार दिवस देखने को मिलेगा। ठीक है, और मुस्लिम उद्धार दिवस के बाद आप व्यक्तिगत सत्याग्रह देखेंगे और इसके बाद आप डायरेक्ट एक्शन डे लास्ट में देखते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपको ऑप्शन ए सही है, यानी 3-1-4-2। ठीक है, 3-1-4-2 आप डेट के साथ भी इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, कब कौन सा है। अगला है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। अब पहले क्या हुआ था, चौसा, देवरा, कन्नौज या सरहिंद। अगर आपको सीरियली पूछा जाए तो सबसे पहले हुआ था देवरा, याद रखेंगे, देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। और एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अच्छे से इसे पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण हुआ था 1532 ईस्वी में। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता। लाइकेन, जीवाणु, विषाणु, शैवाल। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि बीपीएससी के द्वारा यानी कि आयोग के द्वारा जीवाणु इसका आंसर बताया गया है, लेकिन इसका आंसर होना क्या चाहिए, विषाणु, याद रखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। मेनली एंजाइम होता क्या है, तो उत्प्रेरक होता है, इसे जैव उत्प्रेरक भी कहा जा सकता है। ठीक है, और विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, क्योंकि विषाणु की कोशिका संरचना में कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसीलिए एंजाइम नहीं होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है। आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, हार्मोन। ऑक्सीजन ले जाता है कौन, आरबीसी, याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से इंटरफेरोन का संबंध किससे है। टॉनिक, कार्बोहाइड्रेट, वायरस, लौह अयस्क। इंटरफेरोन का संबंध किससे है, तो वायरस से है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये इंटरफेरोन, वायरस से संबंधित है। याद रखेंगे, अगर वायरस, डेड वायरस, अगर डेड वायरस, कभी कभी क्या करता है कि आप देखते होंगे वैक्सीन में डेड वायरस का ही यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि डेड वायरस शरीर को एक अलग प्रोटीन का निर्माण करती है, वो प्रोटीन याद रखेंगे कि स्वस्थ कोशिकाओं को वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है, इसे इंटरफेरोन कहा जाता है। ठीक है, अगला है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है या होती है क्या, वसा, तेल, प्रोटीन, स्टार्च। तो फलियां यानी कि जो हरी दालें हैं उसे ही फलियां बोला जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा प्रोटीन, याद रखेंगे। ठीक है, इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। अगला है, शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है। शुगर, एमिलोस, सेल्यूलोस, लैक्टोस, माल्टोस। इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज, याद रखेंगे। ठीक है, कपास के रेशों का 90% हिस्सा सेलुलोज का बना होता है। यह एक पॉलीसेकेराइड है, यानी कि बहुशर्करा। अगला है, दूध किसका घटिया स्रोत है। कैल्शियम, विटामिन सी, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो दूध विटामिन सी का। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे विटामिन सी। कौन सी विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है। राइबोफ्लेविन, टेकोफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड या थायमीन। तो आपको अगर पता होगा कि इसका क्या है, कौन सा इसमें से कौन सा विटामिन है, तो आप आसानी से बता देंगे। अगर विटामिन सी, विटामिन सी जो उष्मा से भी नष्ट हो जाती है, तो विटामिन सी को क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखेंगे। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड गर्मी से, हवा से, पानी से आसानी से ये नष्ट हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। फल, पनीर, सब्जियां, मिठाई। अब आपको इसमें याद होगा कि पोषक तत्व प्रदान करता है नए उत्तकों की वृद्धि के लिए प्रोटीन, और प्रोटीन
इनमें से किस में अत्यधिक मात्रा में है, तो पनीर में। क्या हो जाएगा, पनीर। ठीक है। अगला, अब अगला है, अगला प्रश्न है, साबुन, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? विक्षेपण, परावर्तन, व्युतीकरण या फिर ध्रुवीकरण? तो साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है व्यतिकरण के द्वारा, इंटरफेरेंस के कारण। ठीक है, इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण क्या है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का अवशोषण, ब्लॉटिंग पेपर के माध्यम से स्याही का विसरण है, टाइफन क्रिया है, स्याही की श्यानता है, या केशिका क्रिया प्रभाव है? तो ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा जो स्याही का अवशोषण होता है वो केशिका क्रिया का प्रभाव, कैपिलरी एक्शन, याद रखेंगे। ठीक है। अगला है, किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, कब बढ़ेगा? तरल की मात्रा बढ़ाने पर, तरल का दबाव बढ़ाने पर, तरल का घनत्व बढ़ाने पर, या फिर तरल का द्रव्यमान बढ़ाने पर? किस कारण? तो अगर आप दबाव बढ़ाते हैं, लिक्विड पर दबाव बढ़ाते हैं, जैसे कुकर, प्रेशर कुकर में क्या होता है, तरल का लिक्विड का दबाव बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है, जब ध्वनि तरंग तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण स्रोत से श्रोता की ओर बढ़ते हैं, माध्यम के कण स्थिर रहते हैं, या माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं, या माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं? पूछा गया प्रश्न है ये भी। इसमें आपको याद रखना है कि माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है, वह तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है। अब जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करेगा वो उपधातु होगा, और उपधातु ऑप्शन में कौन सा है, बोरोन, सल्फर, कार्बन, आर्गन, कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बोरोन, याद रखेंगे। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, तो ये सारी उपधातुएं हैं, टोटल 7 है। अगला है, डैश को व्यापक रूप में भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओजोन? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। अगला है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का कितना भाग समुद्रों और महासागरों में खारे पानी के रूप में है? 90.4, 91.4, 92.4 या 97.4? तो टोटल का लगभग 97.4%। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, समुद्र में खारे पानी के रूप में है। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं प्रगलन, कैल्सीकरण, भर्जन या झाग प्लवन? इसका आंसर हो जाएगा प्रगलन, याद रखेंगे। ठीक है, प्रगलन। ठीक है। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना, CaO, CaOH2, CaCO2 या CaCH, क्या होगा? अनबुझा चूना किसे कहा जाएगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO को, याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को। अगला है, ग्रेफाइट तथा हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट और हीरा के बारे में कौन सा कथन सही है? उनकी कठोरता समान है। हीरा और ग्रेफाइट समान कठोरता वाले हैं? तो नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट है ये भंगुर है, हीरा काफी कठोर है। उनकी विद्युत चालकता समान है? ये भी नहीं है, हीरा सुचालक है और ग्रेफाइट सुचालक है। उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है? ये भी गलत है, दोनों का संरचना, क्रिस्टल संरचना भिन्न है। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं? ये सही है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। अगला है, जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है? लचीली, तन्य, सुनम्य, भुरभुरी? पत्थर का रूप, तो ये हो जाएगा सुनम्य, याद रखेंगे कौन सा है, सुनम्य। चलिए, अब इसे ही आघात वर्ध धातु भी कहा जा सकता है, जैसे सोना। सोना को बहुत पीट पीट करके एकदम पतला तार भी बना सकते हैं। अगला है, कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? एस्पार्टेम, सुक्रालोज, सैकरीन या एलिटेम? क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सुक्रालोज, याद रखेंगे, क्या होगा, सुक्रालोज। रासायनिक सूत्र है C12H19Cl3O8, 125 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता। ठीक है, इसमें क्लोरीन है तो ये ध्यान में रखेंगे, Cl3 क्लोरीन युक्त है।
नाम है सुक्रालोज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, कैडमियम। तो रेडियोधर्मी तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? कैडमियम। ये याद रखेंगे, कैडमियम ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है, तो ये लेकिन यूज किया जाता है रेडियो। अगर आप देखेंगे तो रेडियो एक, अगर आप रिएक्टर देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर आप देखेंगे तो नियंत्रक के रूप में इसे यूज किया जाता है, लेकिन ये स्वयं में रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, अगला है, 1784 ईस्वी में फ्रांस के किस रसायनज्ञ ने सिद्ध किया कि कार्बन प्रत्येक ऑर्गेनिक पदार्थ का आवश्यक अंग है? यानी कि जैविक पदार्थ का, हर जैविक पदार्थ में, चाहे वो पौधा हो, जंतु हो, जो भी जीव है, सब में कार्बन होगा ही। ये बात किस केमिस्ट्री के विद्वान ने प्रूफ किया था 1784 में, जो फ्रांस के निवासी थे? ऑप्शन है लेवासिए, टूरे, जाकोब या फ्रेनल। आंसर हो जाएगा लेवासिए। ठीक है, अगला है, पानी की बूंद तेलीय सतह पर नहीं चिपकती है सतही तनाव के कारण, क्योंकि पानी तेल से हल्का है, क्योंकि वे आपस में नहीं मिल सकते, या चिपकने वाले बल की कमी के कारण। तो पानी की बूंदें तेलीय सतह पर नहीं चिपकती है चिपकने वाले बल की कमी के कारण। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आसंजक बल का मान पानी के अणु के बीच लगने वाले ससंजक बल के मान से कम होने के कारण दोनों आपस में नहीं चिपकती है। अगला है, हमारी हड्डियां जो देखने में ठोस और कड़ी मालूम होती है, में कितना पानी होता है? 0% पानी, 0.1% पानी, 2% या 22% पानी? तो हड्डियों में याद रखेंगे 22% पानी होता है। अगर आपसे दांत में पूछे तो 10%, त्वचा में 20%, ब्रेन में 74.5%, मसल्स में 75.6%, ब्लड में 83%। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है, अधिकांश निग्रो प्रजाति की मानव जाति का रंग काला होने का कारण क्या है? सामान्य भाषा में काला कोई व्यक्ति क्यों होगा? मिलेनिन पिगमेंट की कमी के कारण, या अधिकता के कारण, या लिम्फोसाइट की कमी के कारण, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा मिलेनिन पिगमेंट अगर अधिक मात्रा में हो जाता है शरीर में तो वो व्यक्ति का रंग काला हो जाता है, तो अधिकता याद रखिएगा। ठीक है, अब यह मिलेनिन शरीर को सूर्य की तेज किरणों से बचाता है। तो अफ्रीका में सूर्य का डायरेक्ट तेज किरण पड़ता है, तो वहाँ के लोगों को बचाने के लिए शरीर में मिलेनिन की मात्रा बढ़ती है, जिस कारण से वहाँ लोगों का जो कलर है वो काला दिखता है। अगला है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 5 फरवरी, 4 फरवरी, 3 फरवरी? कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? NH3 -3 +1 -1 या 0? तो NH3 का ऑक्सीकरण संख्या है 0, ये याद रखेंगे। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ, कलर, रंजक मतलब होता है कलर, और दवाइयों में इसका यूज किया जाता है। NH3 याद रखेंगे, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अगला है, कीटाणुनाशक गेमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? गेमेक्सिन, क्लोरल, DDT, हेक्सा क्लोरोबेंजीन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड? आंसर है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कीटाणुनाशक गेमेक्सिन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, T6H6Cl6। ये मेनली कीटाणुनाशक है। ठीक है, साफ सफाई में ये यूज किया जाता है। अगला है, एल्केलॉइड होते हैं क्षार जो कि पानी में घुलनशील है, एल्केलाइड होते हैं अम्ल जो कि पानी में घुलनशील है, एल्केलाइड होते हैं बेस जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, एल्केलाइड होते हैं एसिड जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। तो एल्केलाइड क्या होंगे? एल्केलाइड होते हैं बेस यानी कि क्षार जो कि पानी में घुलनशील है, एल्केलाइड ऐसा क्षार, ऐसा बेस जो पानी में घुलनशील है। ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद है जल, CO2, मीथेन, ATP। आंसर होगा ATP, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, क्रेब्स चक्र में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का जो पिच है वो पिच पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होगा, मामूली कम होगा, बहुत कम होगा, या जितना पुरुषों का होता है उतना ही होता है स्त्रियों का भी पिच? तो स्त्रियों का जो आवाज़ में जो पिच होता है वो क्या होता है? पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, ये ध्यान में रखेंगे, इसीलिए आवाज़ थोड़ा पतला आपको नजर आता है। अगला है, गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? 4, 5, 6, 7? आंसर है 4। टोटल 4 व्यक्ति का नाम भी याद रख सकते हैं, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। तो दो तो कृष्ण वाले ही हैं, बालकृष्ण, अजीत कृष्णन, और एक है अंगद, दूसरा है शुभांशु।
ठीक है, दोनों अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला, नाम भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इटली, फ्रांस, स्पेन, भारत। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन स्पेन में किया जा रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे? स्पेन में। किसके द्वारा? GSMA द्वारा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? T20 जो कि 20 ओवर का मैच होता है जिसमें, उसमें सबसे तेज 100 रन किसने बनाया है? कुशल मल्लाह, डेविड मिलर, रोहित शर्मा, जॉन निकोलो लॉफ्टी ईटन। इसका आंसर हो जाएगा जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन। ठीक है, ये नामीबिया के खिलाड़ी है। ठीक है, आपको आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि नामीबिया की राजधानी क्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। तो ये जो ऑप्शन तेज गेंदबाज है नील वैगनर, ये संन्यास लिए हैं, किसके खिलाड़ी है, किस देश के खिलाड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। ठीक है, ये मेनली बॉलर थे ये। अगला है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या अरुणाचल प्रदेश। वैदिक घड़ी, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है उज्जैन में स्थापित की गई, अर्थात मध्य प्रदेश में। ठीक है, 85 फुट वाला टावर पे ये लगाया गया है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के एक नए क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस की स्थापना कहाँ की जाएगी? केंद्रीय फिल्म, अच्छा ये जो है फिल्मों को सर्टिफिकेट देती है, यह फिल्म किस कैटेगरी का है? ठीक है, बहुत अच्छा है, यानी कि पारिवारिक फिल्म है या फिर ऐसा किस कैटेगरी का, ये जो प्रमाण दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये इसका एक रीजनल ऑफिस बनाया जा रहा है शिमला, चंडीगढ़, श्रीनगर या फिर जयपुर, कहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में, याद रखेंगे। ठीक है, अगला है विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? एनजीओ दिवस 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी। तो एनजीओ दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को, ये ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहले कहाँ मनाया गया था? तो बाल्टिक नेशन में, याद रखेंगे। वहाँ पर एक जो एनजीओ था उसका नाम था बाल्टिक सी एनजीओ फोरम। इन्होंने स्टार्ट किया था बाद 2014 के बाद, आप देखते हैं यूनाइटेड नेशन हो या यूरोपीय यूनियन हो, इन लोगों ने भी एनजीओ दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया। तो 27 फरवरी याद रखेंगे। अगला है भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, हावड़ा ब्रिज, पंबन ब्रिज। तो भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज ये कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन सेतु। ये हाल में ही आप देखेंगे कि सुदर्शन ब्रिज ओखा और बेट द्वारिका को जोड़ता है। ओखा और बेट द्वारिका को, ये भी नाम याद रखेंगे, गुजरात में स्थित है ओखा और बेट द्वारिका, ये दोनों को जोड़ता है कौन? तो हाल ही में उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, सुदर्शन ब्रिज, या नाम याद रखेंगे। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? धर्म गार्जियन, फ्रांस, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया। तो धर्म गार्जियन है जापान का, याद रखेंगे, किसका है? जापान का। ठीक है, धर्म गार्जियन। अगला है स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता, ऑप्शन है क्रिस्टोफर नोलन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, किलियन मर्फी या फिर डा वाइन जॉय रेडोल्फ। इसका आंसर है किलियन मर्फी, याद रखेंगे कौन है वो? किलियन मर्फी। तो ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे एक चीज और भी पूछा जाए, ये कौन सा है, तो एक नाम आपको और भी याद रखना है। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित ओपनहाइमर, ये ओपनहाइमर ये एटम बम बनाने वाले व्यक्ति हैं, ने 3, अब इन्हीं के नाम पे मूवी बना है ओपेनहाइमर, ने 3 अवार्ड अपने नाम किए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का यह अवार्ड ओपेनहाइमर में शानदार अभिनय के लिए किलियन मर्फी को दिया गया। ठीक है, चलिए अगला है सेफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि सेफ जो है वो साउथ एशिया, दक्षिण एशिया का जो भी देश है वो आपस में फुटबॉल खेलते हैं, उसे सेफ बोला जाता है। उसमें भी अंडर 16 यानी 16 साल से कम उम्र के बच्चों का ये है, महिला वाली, तो यानी कि बच्चियों का है ये आयोजन, चैंपियनशिप। ये इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। आंसर हो जाएगा नेपाल में, याद रखेंगे। ठीक है, अब ये चीज, एक चीज और याद रखेंगे कि ये जो भारत 2018 और 19 में सेफ अंडर 15 फॉर्मेट का विजेता था, तो भारत ने जीता है, लेकिन आयोजित कहाँ हो रहा है? आयोजित हो रहा है नेपाल में। अगला है ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024। अब यहाँ पे जो टेक्स है ये है TEX,
TAX नहीं है, टैक्स वो अलग है, टैक्स मतलब कर। ये है TEX, टेक्सटाइल का शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर आपको ये ना दे, डायरेक्ट ये दे दे कि भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है, दुबई, ढाका, नई दिल्ली, कोलंबो, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। याद रखेंगे, भारत टैक्स 2024 नई दिल्ली। अगला है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? नीति आयोग, सिडबी, वर्ल्ड बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब भारत में कोई भी आप बिजनेस किसी नए पर देखिए, स्टार्टअप क्या है? एक है जो पारंपरिक आप देखते हैं बिजनेस, ठीक है, या फिर पारंपरिक उद्योग देखते हैं जो वर्षों से लोग चला आ रहा है, वर्षों से लोग उस प्रकार का ही बिजनेस कर रहा है। कुछ ऐसा है जो कि क्रिएटिव लोगों के द्वारा कुछ नया काम किया जा रहा है, कुछ अलग तरीके का कोई बिजनेस किया जा रहा है, तो उसे स्टार्टअप कहते हैं। ठीक है, कुछ एकदम अलग, हाँ, पारंपरिक जो कार्य प्रणाली है उससे हट करके कुछ नए प्रकार का कार्य करना। ये जो स्टार्टअप है इसका इकोसिस्टम मतलब जो अधिक से अधिक लोग इस प्रकार का उद्योग करें, ऐसा माहौल हो, ठीक है, वैसा आप फैसिलिटीज हो, तो एक प्रकार से उस इकोसिस्टम को तैयार करना। तो यही बोला जा रहा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिडबी। ठीक है, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, 500 करोड़ का इसमें शुरुआती फंड बनाया गया है, बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट। ये स्थापना 500 करोड़ के साथ की गई है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? नरेंद्र मोदी, S जयशंकर, अनिल कुमार लोहाटी या अजय प्रसाद सिन्हा। तो सिक्किम राज्य का जो पहला रेलवे स्टेशन है, आप सोचिए कि सिक्किम, ठीक है, कब भारत में मिला था, और अभी जा करके वहां पे एक स्टेशन खुलेगा, रेलवे स्टेशन, मतलब रेल अब पहुंचने वाला है, अभी भी नहीं बना है। अभी तो आधारशिला ही रखा गया है, किसके द्वारा रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 फरवरी को रखा गया। ठीक है, अगला है किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? अंगोला, ईरान, रूस, इराक। इसका आंसर हो जाएगा अंगोला। ये ध्यान में रखेंगे, किसने किया है? तो अंगोला। अगला है दिवंगत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी पर विशेष डाक कवर जारी किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? माधव रेड्डी, ठीक है, जज थे, न्यायमूर्ति थे, अब का देहांत हो चुका है। इस राज्य के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, बिहार। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है हाल ही में किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया है? इंट्रा मतलब एक दूसरे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के मध्य, एक जिला से दूसरे जिला में। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही याद रखेंगे, एक जगह से दूसरे जगह तक हेलीकॉप्टर सर्विस कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक। कहाँ से? आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? गल्फ ऑफ अडेन, ओमान, बहरीन या फिर मन्नार। का आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी में। ठीक है, अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आंसर है तमिलनाडु में। ठीक है, अगला है किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी कि हॉकी वाला अवार्ड? हार्दिक सिंह, आयना मैक्सलिन, बलवीर सिंह या अमनप्रीत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह। याद रखेंगे, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज याद रखेंगे कि 2023 जो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर और FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर है, ये किसने जीता है? ये हार्दिक सिंह और सविता ने। तो ये सविता याद रखेंगे, ये लगातार तीसरे बार जीत रही है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? हार्दिक सिंह। और गोलकीपर कौन है? तो गोलकीपर सविता, लगातार तीसरी बार जीत रही है वो। अगला है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जियो मार्ट, अमेजन, बिग बास्केट या फिर फ्लिपकार्ट। का आंसर हो जाएगा जियो मार्ट के साथ। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता है। जियो मार्ट फ्लिपकार्ट की तरह ही होता। अगला, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी या सूर्य कुमार यादव या शुभमन गिल। अर्जुन अवार्ड 2023 मिला है मोहम्मद शमी को, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
अगला है पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बहुत चर्चा में रहा है ये योजना। 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 या 13,000 करोड़। का आंसर हो जाएगा 13,000 करोड़। ठीक है। अच्छा, 17 सितंबर को श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका बर्थडे भी 73वां बर्थडे था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस तारीख को ये पीएम विश्वकर्मा योजना, तो 17 सितंबर 2023। ठीक है। अगला, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक इनिशिएटिव है, यानी पहल है। भूमि राशि पोर्टल कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय। तो भूमि राशि पोर्टल ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जो कि नितिन गडकरी जी के अंतर्गत है, वहीं पे आपको याद रखना है भूमि राशि पोर्टल। अगला है एस्परांटो है, क्या है एस्परांटो। खेल का नाम है, या फिर स्पेन का बंदरगाह नगर है, लेटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है, या विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। तो एस्परांटो क्या है ये है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है, जो कि ग्लोबली काम करे पूरे दुनिया में। एस्परांटो याद नाम रखेंगे, आशा रखने वाला इसका मतलब होता है। एस्परांटो मतलब आशा रखने वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है। यानी कि जो दुनिया में अगर 3 व्यक्ति है, दुनिया में अगर 3 व्यक्ति है, तो उसमें से 2 व्यक्ति किस इलाके में है, किस क्षेत्र में है। पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिण एवं पूर्व एशिया में, मध्य यूरोप में, पश्चिमोत्तर यूरोप में। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, तो दक्षिण और पूर्व एशिया ये याद रखेंगे। साउथ एशिया में जहां भारत है, पूर्व एशिया में आप चाइना देखेंगे या फिर और भी सारे देशों को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है तुम्मालपल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो तुम्मालपल्ली खदान ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश में और वायएसआर जिले, याद रखेंगे वायएसआर जिले में। ठीक है, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है होने का बात कहा जाता है। ठीक है। अगला, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थापित की गई थी। एक तो यही प्रश्न है कि पहला भारत में जो जल विद्युत परियोजना थी वो कहाँ पे थी, तो वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो असफल हो गई। फिर पहला सफल वाला जो था वो 1902 में कहाँ पे स्थापित किया गया, कोयना, पायकार, शिव समुद्रम, भाखर, नांगल। तो आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम में, याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला सफल अगर आपसे पूछा जाए जल विद्युत परियोजना 1902 में शिव समुद्रम में। अगला, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, कहाँ नहीं है। बिहार में, पंजाब में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में। तो लोहा कहाँ नहीं पाया जाता है, तो पंजाब में, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित खनिज अयस्क निक्षेपों में से कौन सा दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है। कोयला, लोहा, तांबा या बॉक्साइड। दंडकारण्य छत्तीसगढ़, आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ बॉक्साइड याद रखेंगे, कहाँ बॉक्साइड। इसके अतिरिक्त लौह अयस्क भी मिलता है, लेकिन बॉक्साइड आप देखेंगे। अगला, भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है। भिलाई झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो भिलाई है छत्तीसगढ़ में। इसके अतिरिक्त और भी है, जैसे बोकारो झारखंड, भद्रावती कर्नाटक, भिलाई तो छत्तीसगढ़ है, राउरकेला उड़ीसा। ठीक है। अगला, भारत में कोर उद्योगों की संख्या है 8, 12, 16 या 20। तो टोटल कोर इंडस्ट्रीज जो कि भारत के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है, इंडस्ट्री है, ये सारा का बैकबोन किसे कहा जाएगा, तो टोटल 8 इंडस्ट्री को कहा जाता है। 8 इंडस्ट्री को आप अच्छे से देख लें। कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, रिफाइनरी, स्टील, उर्वरक, सीमेंट, विद्युत। अगला है, कपास उद्योग जिस कच्चे माल पर आश्रित है वे है भार वृद्धि, भार ह्रास मूलक, भार सम मूलक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कपास, कपास है भार सम मूलक, याद रखेंगे। यानी कि ना तो, अब क्या होता है कि अब जैसे कपास से आप कुछ बनाते हैं, यानी निर्माण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, कपास का जो वेट है उसमें कोई क्षति नहीं होता। जैसे आप अगर गन्ना गन्ना आप लेके आते हैं, तो प्रत्येक आप दिन देखेंगे 10%, 20% उसका जो पानी है वो सूखने लगता है, यानी भार में आपको कमी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ कपास उद्योग में क्या होता है, निर्माण प्रक्रिया के दौरान भी आप देखते हैं तो भार बराबर होता है, सम इक्वल ही रहता है। ठीक है, निर्माण के बाद भी निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है वजन। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता। ठीक है।
अगला है छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है कौन सा? रांची, दुर्गापुर, भिलाई, आसनसोल। का आंसर हो जाएगा रांची। अगला है व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं? आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव, जनमत संग्रह। यहाँ व्यवस्थापिका यानी कि जो आपको अभी बताए थे कि व्यवस्था कौन करता है? जो संसद का सदस्य है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा हो या फिर विधानमंडल का सदस्य है, चाहे वो विधानसभा हो विधान परिषद हो राज्य में, वो लोग व्यवस्था करते हैं। तो यानी कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके अगर किसी सदस्य का चुनाव होता है तो वो कब उसे क्या बोला जाएगा? उसे उपचुनाव कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर संपूर्ण सरकार का, ठीक है, अगर संपूर्ण सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाए यानी कि लोकसभा भंग हो जाए तो वहां पे मध्यावधि चुनाव होगा, जो आम चुनाव के मध्य। अगला है 15वीं वित्त आयोग का गठन 2017 में हुआ, जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। उनका कार्यकाल क्या है? तो 15वीं वित्त आयोग का गठन कब हुआ? एक तो ये इंपॉर्टेंट है, 2017 में। फिर है इनके अध्यक्ष का नाम क्या है? NK सिंह। लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो है 2021 से 2026 तक, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको और भी चीजें याद रखनी है, जैसे पहले अध्यक्ष अगर आपसे बात की जाए, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष, तो वो है KC नियोगी। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1952 से 57 तक। हालांकि गठन जो हुआ था पहला वित्त आयोग का वो 1951 में ही हुआ था, लेकिन 52 से 57 के टर्म के लिए इन्हें बनाया गया था। इसी तरह से दूसरे थे के संधानम, AK चंदा, चौथे PV राज मन्नार, पांचवें महावीर त्यागी, छठा के ब्रह्मानंद रेड्डी, सातवां JM सेलेट, आठवां YV चौहान, नौवां AKP सालवे, 10वां AC पंत, 11वां AM खुसरो, 12वां C रंगराजन। अच्छा, 12वां से आपको याद रखना है, C रंगराजन से, ठीक है। ये खास करके इंपॉर्टेंट है, 2005 से 10 के लिए। 2003 में गठित किया गया था 12वां C रंगराजन। 13वां विजय केलकर 2007 में गठित किया गया था 2010 से 15 के लिए। और 14वां YV रेड्डी 2012 में गठित किया गया था 2015 से 20 के लिए, ठीक है। तो C रंगराजन याद रखेंगे, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि 2005 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20 और 21 से 26, ठीक है। ये जो 15वां है ये 21 से 26। बाकी आप एक दो बार देखेंगे तो जरूर नाम आपको याद हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री, पांचवें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, छठे पे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सातवें पे लोकसभा अध्यक्ष। तो वरीयता की दृष्टि से अगर बात करें तो दूसरे पे प्रधानमंत्री नहीं होंगे, दूसरे पे उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है। बाकी आपको ये जो प्रोटोकॉल है इसे आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ कम से कम 10 तक आपको याद रखना है। श्री जगदीप धनखड़ का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सीरियल नंबर क्या है? 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। तो जगदीप धनखड़ वो 15वें हैं उपराष्ट्रपति। अगला है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में भी ला सकते हैं। संशोधन के लिए बात की जा रही है यहाँ पे। संशोधन लोकसभा से भी प्रारंभ की जा सकती है, राज्यसभा से भी प्रारंभ की जा सकती है, अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत। अगला 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? 18, 21, 25 या कोई नहीं? तो यहाँ पे बात की जा रही है पंचायती राज, ठीक है। तो पंचायती राज यानी कि पंचायती चुनाव में आप भाग लेंगे कितने उम्र पे? 21 वर्ष पे। देखिए यहाँ चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, वोट देने का एज है 18, चुनाव लड़ने का एज 21। अगला भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा। तो भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है तो कहाँ से प्रारंभ होगा? तो केवल संसद से, ये याद रखेंगे। यहाँ पे राज्य विधानमंडल यानी कि राज्यसभा या विधान परिषद, राज्य विधान परिषद ये नहीं आएगा, ठीक है। केवल और केवल या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, जैसा कि पहले प्रश्न में था। लेकिन अगर यहाँ पे संसद और राज्य विधानमंडल भी साथ में दे तो ये नहीं होगा, बल्कि केवल संसद, ठीक है। अगला है चुनावी बॉन्ड योजना। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा है, चुनावी बॉन्ड योजना के को निरस्त किया गया। बोला गया कि चुनावी बॉन्ड वाला सिस्टम इसे खत्म किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये पूछा जा रहा है कि कब ये प्रारंभ किया गया था? जनवरी 2018, अप्रैल 2019, अप्रैल 2018 या दिसंबर 2019? तो इसका आंसर होगा जनवरी 2018। याद रखेंगे कब? तो जनवरी 2018, ठीक है। कब किया गया था? तो जनवरी 2018।
याद रखेंगे। चुनावी बॉन्ड योजना जनवरी 2018 में किया गया था। और इसके बाद आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आप आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको और स्पष्टता हो जाए। चुनावी बॉन्ड का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए। अगला है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? भारत की संसद, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति, चुनाव आयोग अपनी बैठकों की कार्यवाही में। तो राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये डेट याद रख, ये ईयर याद रखिएगा, 1951। ठीक है। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। अगला है, किस अनुच्छेद में संसदों के विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया है? 95, 100, 105, 109। तो सांसदों के विशेषाधिकारों का प्रावधान है अनुच्छेद 105 में। अगला है, शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? ट्रिम्स व्यापार संबंधित आय उपाय, व्यापार संबंधित प्रोत्साहन उपाय, व्यापार संबंधित निवेश उपाय या व्यापार संबंधित अभिनव उपाय। तो यहाँ पे इनकम नहीं होगा बल्कि क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। तो TRIMS क्या हो जाएगा? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। WTO के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलता है ये वर्ड। अगला है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता है, स्थिर रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था बड़ी होती जाएगी, तो तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है वो भी बढ़ता जाएगा। तो केवल बढ़ेगा, केवल बढ़ेगा। ठीक है। अगला है, अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अर्थशास्त्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन को। ठीक है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो स्टार्ट किया गया था वो 1969 में किया गया था, और भारत के अर्थशास्त्री 1998 में अमर्त्य सेन, इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। ठीक है। अगला है, भारत में मिड 50s में अपनाए गए महाल नोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? मजबूत रक्षा उद्योग आधार बनाना, भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकना, कम समय के अंदर बेरोजगारी को हटाना। तो मिड 50s में महालनोबिस मॉडल ये बनाया क्यों गया था? तो जो बनाया गया था महालनोबिस मॉडल PC महालनोबिस जी के द्वारा, तो याद रखेंगे इसका उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। ठीक है। अब भारी उद्योग में काफ़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पूंजी सघन भारी उद्योग। अगला है, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? आप लोगों को पता होगा कि भारत का जो भुगतान पेमेंट बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, आयात निर्यात करता है, तो किसी जो आप उसमें आप कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है कि कितना का सामान बेचा, कितना का खरीदा, तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। तो अगर आपने कम सामान बेचा और अधिक सामान खरीदा तो आपको वहाँ पे लॉस हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है। और अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो ट्रेड आपका सरप्लस में जा रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन में आपको जो अच्छा करने में यानी कि सुधारने में भुगतान संतुलन स्थिति को कौन सा सक्षम नहीं है, यहाँ पे आपसे नहीं है पूछा जा रहा। रुपये का अगर आप अवमूल्यन करते हैं, यानी कि रुपये का आप क्या करते हैं, मूल्य का वो आप क्या करते हैं, यानी अवमूल्यन करते हैं, तो अगर आप रुपये के मूल्य का अवमूल्यन करते तो आपको बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि 1 रुपया में पहले जो एक सामान मिलता था, अब 1 रुपये का ही वैल्यू को आप क्या किए, कम कर दिए, तो अब ढेर सारा सामान मिल सकता है, यानी एक से अधिक सामान अगर मिले तो कोई भी देश आपसे अधिक सामान खरीदने के लिए आएगा, तो यानी कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अच्छा होगा, ठीक, सुधरेगा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि जो मूल्य है आपका वो क्या है, वो कम हो चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो रुपये का अवमूल्यन ठीक है, ये अच्छा चीज़ है। फिर है आयातों पर अधिक कर लगाना। अगर आप इंपोर्ट पर अधिक टैक्स लगाते हैं, ठीक है, तो इंपोर्ट लोग कम करेगा, तो इंपोर्ट कम होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरेगा। ठीक है, तो ये भी सही है। निर्यात पर अधिक कर लगाना, एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका ही जो आपका जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, अगर एक्सपोर्टर पे ही आप डायरेक्ट ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो आपके देश से एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा ही नहीं, तब तो आपको लॉस ही होगा। तो यहाँ पर सक्षम कौन सा नहीं होगा,
एक्सपोर्ट पर अधिक कर लगाना, एक्सपोर्ट पर अधिक कर नहीं लगाना है, ठीक है। इंपोर्ट पर आप अधिक कर लगा सकते हैं ताकि विदेशों से ज़्यादा खरीद ना हो, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा पैसा देना पड़े। आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना। आयात प्रतिस्थापन नीति क्या होता है? तो अगर हम कोई सामान का आयात कर रहे हैं, उसके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, किसी अन्य वस्तुओं को प्राथमिकता दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यह याद रखेंगे। ये भारतीय भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में सक्षम है। कौन नहीं है सक्षम? निर्यात पर अगर आप अधिक टैक्स लगा देते हैं, ठीक है, इससे हतोत्साहित होगा आप ही का ट्रेड। अगला है, एप्पल का सर्वोत्कृष्ट गुण यह था कि यह एक मौसम उपग्रह था, यह एक भूस्थैतिक उपग्रह था, यह एक भारतीय उपग्रह था, इनमें से कोई नहीं। तो एप्पल का सर्वोत्कृष्ट गुण क्या था? तो यह एक भूस्थैतिक उपग्रह है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए, अगला है, सोनार बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं अंतरिक्ष यात्री, अभियंता, चिकित्सक या फिर नाविक। तो सोनार सबसे ज्यादा यूज कौन करता है सोनार का? तो नाविक करता है, ये याद रखें। ठीक है? अगला है, निम्न में से कौन सी मिसाइल का निर्माण भारत में नहीं किया गया है? आकाश, पृथ्वी, नाग, तेजस। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तेजस ये मिसाइल नहीं है, बल्कि तेजस क्या है? ये विमान है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। फाइटर जेट विमान है तेजस। अन्य जो है पटना, PATNA, ठीक है, P से पृथ्वी, A से अस्त्र, आकाश, PAT से त्रिशूल, PATN, N से नाग, PATNA, ठीक है, और A से अस्त्र, याद रखेंगे। अगला है, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जांचने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः उपयोग किया जाता है? OCR, OMR, MICR, PCR। तो जो ऑप्शन वाला जो एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको क्या दिया जाता है? OMR सीट दिया जाता है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और PCR का पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो मेडिकल वाला है PCR। अगला है, स्पैम का संबंध है संगीत से, खेल से, कला से, कंप्यूटर से। तो स्पेन का स्पैम, स्पैम, ठीक है, तो स्पैम का संबंध किससे है? कंप्यूटर से, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अवांछित अगर ईमेल आता है या फिर कोई एडवर्टीजमेंट आता है तो उसे ही स्पैम बोला जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? कंप्यूटर का डाटा चोरी करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, स्पैमिंग मेल का। अब है मैथ का क्वेश्चन, और पहला प्रश्न है, श्रेणी 1, 5, 13, 29, 61 में 6वें स्थान वाली संख्या को निकालिए। अगर आप, ऑप्शन है 90, 103, 109, 125। मैथ का प्रश्न आप लोग स्वयं से ही सॉल्व करें, हालांकि मैं बता रहा हूँ फिर भी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक है, फिर है 5, यानी कि 2 का स्क्वायर इसमें जुटा है, फिर 2 का क्यूब जुट जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8, 8 5 13, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है? 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे यहाँ पे कितना प्लस हो जाएगा? 29 के, यहाँ पे 13 से 29, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 के पावर 4, यानी कि 16। तो 13 और 16 29। इसी प्रकार से अगर देखेंगे 2 के पावर 5, ये और जुटेगा तो 61 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 के पावर 5 अगर आप देखते हैं, 16 दूना 32, 32 जुटेगा तो 29, 29 और 32, 61 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि 61 के बाद क्या होगा? तो यहाँ पे 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 क्या होता है? 32 दूना 64, तो आपको 64 जोड़ना है, ठीक है। 61 पहले से है और 64 जोड़ना है, तो 61 प्लस 64 कितना होता है? 4 1 5 6 दूना 12, 125, 125, 125, ठीक है, 125। चलिए, अगला है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाजफल 4 है, संख्याएं चुनिए। अगर आप देखेंगे तो दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, अगर मान के चलते एक y है और एक x है, दोनों का अंतर 72 है, ठीक है, तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर y बटा x देने पर भाजफल 4 है, ठीक है, तो y बराबर 4x, ठीक है। अब y बराबर 4x आ चुका है यहाँ,
y बराबर 4x। तो यहाँ पे हम y की जगह पे अगर हम 4x रखते हैं तो 4x माइनस एक्स बराबर 72। ठीक है, तो यानी कि 3x बराबर 72 और x बराबर अगर 24 24। ठीक है, तो x अगर आपको 24 पता लग चुका है तो आपको y निकालना है। तो x 24 है। x की जगह पे यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यानी कि यहाँ पे क्या है, y बट्टा एक्स बराबर 24। तो x आपको पता लग चुका है 24 है, तो यहाँ पे 24 आप दे दें। तो 24 अगर, तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, y बराबर 24 गुना 4, 4 चौके 16 6 हाथ में बचा 1, 4 में 8 1 9 96। तो 24 और 96 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप दो चीज़ देखना है आपको। गोला है, गोले का आपको बताया गया है, गोले का आपको आर दे दिया है। आर दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे व्यास दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। और गोले का आयतन निकालना है आपको। आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर आर क्यू। ठीक है, और आपको बोला है कि इसी को ढालना है तार के रूप में। तार का कितना है, तो तार का आपको पहले से पता है कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये आपको इक्वल करना है दोनों को। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/3। अब पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका आर स्क्वायर कितना, आर क्यू कितना है, यानी कि 3 टू द पावर 3 इक्वल टू पाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे है आर स्क्वायर एल। यहाँ पे आर कितना है, तो 0.1। ठीक है, 0.1 का स्क्वायर इंटू एल। यहाँ पे आपको पहले से पता है व्यास है 0.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एल आपको आ जाएगा 36 मीटर में। सेंटीमीटर में आएगा 3600, लेकिन और उसको शॉर्ट करिएगा तो 36 मीटर में आ जाएगा। अगला है, यदि किसी वृत्त का अर्धव्यास दुगुना करे तो उसके बढ़े हुए क्षेत्रफल का प्रतिशत चुने। अर्धव्यास आपको क्या करने को बोला गया है। अर्धव्यास अगर मान के चलिए आपको आर है, अगर अर्धव्यास आर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और यदि अर्धव्यास 2r है, अगर अर्धव्यास को हम 2r मानते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई 2r स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त का आप अगर देखेंगे तो इसमें वृद्धि कितना हुआ है, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट आप अगर यहाँ से भी डायरेक्ट आप देखेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 गुना, यानी कि 300%। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर आप सॉल्व करेंगे तो वही है कि 3 पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर इंटू 100 कर देंगे डायरेक्ट। पाई आर स्क्वायर से 3 पाई आर स्क्वायर हुआ था, इंटू 100 करेंगे तो बराबर 300 आ जाएगा। चलिए अगला है, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता है और 11 में 10 पुस्तक बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब एक व्यक्ति है, यहाँ पे अगर आप सीपी देखते हैं तो 10/11 रुपया हो गया प्रति बुक। ठीक है, और एसपी अगर देखते हैं तो 11/10 रुपया प्रति बुक। ठीक है, तो लाभ अगर आप देखते हैं, लाभ बराबर लाभ आपको एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लाभ हुआ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। चलिए तो अब अगर आपको बोला गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार से एस पी कितना है, 11/10 माइनस 10/11 बराबर, आप अगर करेंगे तो 21/110 आएगा। ठीक है, 21/110। चलिए अब अगर आप इसको अगर लाभ परसेंटेज में देखेंगे तो लाभ परसेंटेज में यहीं पे आप देखेंगे लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 21/110
110 इंटू 11/10 इंटू 100, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21%। तो 21% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 मील व 8 किलोमीटर के अंतर को गज की नाप में चुने। 5 मील व 8 किलोमीटर के अंतर को गज की नाप में आपको चुनना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? अगर आप 5 मील, एक मील में कितना होता है, एक अगर मील देखेंगे तो एक मील बराबर होता है 1760 गज। ठीक है, और तो 5 मील कितना हो जाएगा? 8800 गज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक, अगर आप देखेंगे 1 किलोमीटर में अगर आप देखेंगे तो 1.09361 गज होता है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है टोटल कितना, आपसे बोला गया है 8000, और मीटर में अगर इसी को चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8, अगर 8 किलोमीटर आपको दिया है तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 87.48 गज। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो अभीष्ट अंतर कितना आएगा? 8800 माइनस 87.48। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 51.1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि एक कुएं को 10 श्रमिक 4 दिन में खोद लेते हैं तो इसी कुएं को आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? 5, 60, 40, 80। इसका आंसर, एक कुएं को 10 श्रमिक, ठीक है, अब आपको यहाँ पे दे दिया है कि 10 श्रमिक है, 10 श्रमिक 4 दिन में, 10 श्रमिक 4 दिन में, यहाँ पे 10 श्रमिक है, 10 मेन है, और डे में कितना है? 4 दिन, यानी कि 40 आदमी अगर होगा तो एक दिन में 40 आदमी, एक दिन में अगर पूरा कंप्लीट करना है तो 40 आदमी चाहिए। ठीक है, तो 80 आदमी आधा दिन में कंप्लीट करेगा इसे। ठीक है, चार चार 4 दिन में कंप्लीट करने के लिए 10 आदमी चाहिए, एक दिन में कंप्लीट करने के लिए 40 आदमी चाहिए, और आधा दिन में कंप्लीट करने के लिए 80 आदमी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है 70 एवं 100 के बीच कितने यमज, यमज किसे बोला जाता है? जुड़वा ट्विंस, यानी कि जुड़वा यानी कि ट्विंस प्राइम संख्या को बोला जाता है, अभाज्य जुड़वा को बोला जाता है। 70 से 100 के मध्य कितना है? तो 70 से 100 के मध्य आप देखेंगे तो 71 है, 73 है, 79, 83, 89, 97 है, लेकिन 71 और 73 ही अभाज्य जुड़वा है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अभाज्य भी है और जुड़वा भी है। 71 के बाद 72 नहीं, 73, तो 71 और 73 ये दोनों, ये मात्र दोनों के मध्य एक ही संख्या का गैप है। ठीक है, और ये दोनों अभाज्य भी है और जुड़वा भी है, इसीलिए जुड़वा है। अगला है, 4000 पर 5% प्रति वर्ष का वार्षिक ब्याज वृद्धि से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज चुने। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? इसका आंसर 410। चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, अमाउंट बराबर पी प्लस पी इंटू 1+r/100⁴n। ठीक है, तो आप अमाउंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना है? अमाउंट आपको पहले से पता है 4000 है। ठीक है, 1+r कितना है? रेट है 5/100 का पावर 1000। ठीक है, 4410 माइनस 4000 तो कितना हो जाएगा? 410, 410। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक साइकिल को 450 में बेचने पर 20% की हानि सहता है, साइकिल को 20% लाभ पर बेचने के लिए उसका क्रय विक्रय मूल्य चुनिए। तो 20% हानि पर, यानी कि अगर आप डायरेक्ट देखेंगे, एक आदमी एक साइकिल को बेचने पर 20% की हानि सहता है, यानी कि 80% बराबर 450। ठीक है, और 1% अगर आपसे बोला जाए तो 450/80। ठीक है, अगर आपसे बोला गया है कि 20% लाभ पर बेचना है, 20% लाभ यानी कि 120% पर बेचना है, तो 450/80 गुना 120। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 225 गुना 3 यानी कि 675। कितना हो जाएगा? 675। ठीक है,
चलिए, थैंक यू।